परीजात का मतलब होता है हुस्न परस्त, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती को लाइक करता हूँ। अब खूबसूरती को लाइक करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद बहुत हुस्न परस्त हूँ, मेरे फ़ैन बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन भैया प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ा ये था कि ये जो बच्चा है ये सांवला था, ये दिखने में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से बाप इसका करता है गुस्सा, माँ को कहता है कि ये जो नाम तुम इसका रख रही हो परीजात, ये आगे जाके इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी भी तो बच्चों के नाम रखे हैं, एक का नाम अकबर है, एक का नाम असगर, तो भैया यहाँ पर ऐसे में इसका नाम क्यों परीजात रख दिया? फिर ये देखने में कोई इतना खूबसूरत भी नहीं है। माँ ने कहा नहीं, ये मेरा परीजात है और तुम देखना ये बहुत तरक्की करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आपको डायरेक्टली दिखा दिया जाता है कि भैया 20-22 साल बाद यहाँ पर क्या होता है कि एक लड़का परीजात जो कि बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड दिखने में कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता, सांवला सा रंग है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि भैया इस एक्टर को ये जो लुक देने की कोशिश की गई ना, थोड़ा सा सांवला रंग करके, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे इसके मुंह के ऊपर कोई तेल मलाओ, ये कोई बहुत जेन्युइन लुक नहीं आ रही। माजरत से मैं समझता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट की जा सकती थी। अब तो बड़ी एडवांस मेकअप आ गए, आपको देखना चाहिए था कि हम इसको कैसे एक नेचुरल, एक थोड़ी सी सांवली या मान लो कि अगली सी लुक जो आपने देने की कोशिश की दे सकते हैं। खैर होता क्या है कि यहाँ पर इसकी दो भाभियाँ दिखाई गई कि दोनों बड़े भाइयों की होगी शादी, और जो भाभियाँ हैं वो इंतहा दर्जे की लालची, बस उनको सिर्फ एक ही मतलब है कि ये पढ़ाता रहे ट्यूशन्स और हमें ला के देता रहे पैसा, हमारा बस अच्छा सा ख्याल रखे। और जो बहन होती है ऐसे में वो बड़ी सपोर्टिव होती है, वो हर तरह से इसका ख्याल रखती है, इसको समझती है। बहनें वैसे ही भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं। मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है जिसका नाम है नहीद। यहाँ पर उसका बाप बड़ा नमाजी परहेजी, और ये पूरा मोहल्ला ही काफ़ी शरीफों का दिखाएगा, लेकिन शरीफों के मोहल्ले में भी होते हैं बदमाश। तो इस मोहल्ले में भी एक ऐसा लड़का था जिसका नाम था शौका। अभी जो शौका था ना, ये बहुत ही कोई शोखा किस्म का लड़का था, अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। यहाँ पर चूंकि बहुत ही अच्छा टीचर प्लस उर्दू का मास्टर दिखाया गया इस परीजात को, तो वो क्या करता है कि इसके पास जाता है, इसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई एक प्यारा सा लव लेटर लिख दो, यहाँ पर मैंने प्रपोज करना है किसी को। अब इस टाइम पर इसको भी इस बात का आइडिया नहीं होता परीजात को कि भाई ये लेटर किसके लिए लिखवा रहा है। वो खैर इसकी बातों में आके इसको अपनी बहुत ही अच्छे शायराना अंदाज के अंदर इसको वो लेटर लिख के दे देता है। इस ड्रामे के अंदर एक और कैरेक्टर दिखाया गया जो कि वाजिद नाम का लड़का, एक ऐसा लड़का जो कि मोहल्ले का बड़ा शरीफ तरीन, और इसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है सईदा जो कि परीजात की बहन है। जबकि वाजिद कैरेक्टर को ओवरऑल एक अच्छा लड़का दिखाया गया। होता क्या है, ड्रामे के अंदर आता है ट्विस्ट वहाँ पर जब पहली ही रात आपको दिखाया जाता है पहली एपिसोड के अंदर कि भैया यहाँ पर वो जो शौका लड़का है उसके पास वो लव लेटर होता है, वो जाता है प्रपोज करने के लिए नहीद को। बेसिकली वो नहीद को बहुत लाइक करता हो, तो वो जब नहीद की छत पर जाता है उसको मिलने, वहाँ पर नहीद फ़ौरन से उसको देख के मार देती है चीख, और वो वहाँ से डर के भाग जाता है। वहाँ से भाग गए तो उसने काम अच्छा किया, लेकिन वो जो लव लेटर वहाँ पर गिर गया ना, ये काम बड़ा ख़राब होता है। जब इतनी ज़्यादा चीख मार के नीचे आती है नहीद, तो बहन पूछती है क्या हुआ, तो वो बताती है कि ऊपर कोई आया था, कोई डाकू आया था, मतलब कुछ भी। जब वो ऐसा बोलती है तो बाप को जब पता चलता है उसके, तो बाप जाता है छत पे जाके देखता है कि आखिर क्या है माजरा। वहां पर उसको वो एक लव लेटर मिलता है। वो लव लेटर जैसे ही देखता है तो फौरन से पहचान लेता है उस हैंड राइटिंग को, जो कि हैंड राइटिंग होती है परीजात की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि परीजात आजकल नहीद को ट्यूशन पढ़ाने भी आता था, तो इसके बाप को इस बात का शक पड़ जाता है कि जैसे शायद परीजात ने मेरी बेटी के ऊपर गलत नजर रखी है। उसका बाप पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके जाता है भैया परीजात के घर में, वहां पर जाके खूब उसकी इंसल्ट करता है। पहले पूछते हैं कि क्या ये तेरी राइटिंग है। अब परीजात बेचारा भोला सा शरीफ सा लड़का, यहाँ पर कभी ना झूठ बोला ना पता कि उसके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, कह देता है कि हाँ ये मेरी ही हैंड राइटिंग है, जिसके बाद देख के मारता है बाप उसके मुंह पे एक थप्पड़। परीजात की अच्छी खासी तजलील करते हैं, उसके भाई भी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से मारते पीटते हैं। बहन को बहुत दुख होता है, बहन कहती है कि दुनिया चाहे जो भी कहे लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल ये कहता है कि तेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो मुझे सच बता कि आखिर सच क्या है। तो वहाँ पर फिर परीजात अपना मुंह खोलता है, वो ये कहता है कि एक्चुअली में वो लव लेटर इसी ने लिखा था, लेकिन इसने नहीद के लिए नहीं लिखा था, इसने लिख के दिया था वो शौके को, और शौके ने उसको जाकर दिया जिस तरह से भी दिया उसको नहीं पता इस बात का। अगर उसे आइडिया होता कि वो नहीद के लिए लिख रहा है तो भाई मैं ऐसा काम कभी भी ना करता। ये बात जानने के बाद बहन ने हर तरह से ढिंडोरा पीटने की अंदरूने खाना कोशिश की कि जाके बताया सबसे पहले नहीद की बहन को, सॉरी उसको जाके नहीं बताया था, वो आई थी इसके घर में कोई न्याज वगैरह लेके। परीजात जो बहुत बुरे तरीके से बदनाम हो चुका था पूरे मोहल्ले में, यहाँ पर शौका मिलता है, इसके आगे करता है भैया माफ़ी
और वो इसको ये कहता है कि भाई मैं डिस्टर्ब इस बात से हूँ कि उस रात जब मैं छत पे गया था तो नहीद ऑलरेडी किसी के साथ थी। मतलब ये बात सुनने में काफ़ी ऑकवर्ड लगेगी आपको कि इतनी शरीफ घराने की शरीफ लड़की कैसे किसी गैर मर्द के साथ छत के ऊपर आधी रात को होगी। मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर शोके ने जब ये बात कही और आगे से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाया गया। परिजात को जाता है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी जाके सिर्फ सोच रहा है इस बारे कि आखिर इस बात में कितना है दम। वो जाता है, फॉलो करता है नहीद की यूनिवर्सिटी में, देखते हैं कि भैया नहीद तो वाकई कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद सीधा जाती है डेट पे एक लड़के के साथ बैठी होती है, कह के मार रही होती है। देख के उसका दिल बहुत टूटता है। क्यों? क्योंकि परिजात को भी कहीं ना कहीं इस लड़की से प्यार हो गया था जब वो इसको ट्यूशन पढ़ाने जाता था। परिजात, मैंने आपको पहले बताया कि हुस्न परस्त ये लड़का है, ऐसे में दिखने में बेशक अच्छा नहीं, लेकिन इसको खूबसूरत चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो परिजात इसलिए भी इन्वेस्टिगेट करना चाहता था कि क्या वाकई नहीद का किसी के साथ चक्कर है, जो कि चक्कर होता है सही साबित। अब ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहल्ले का सबसे शरीफ लड़का वाजिद, उसको दिखाया जाता है उसके साथ डेट पे। दोनों इससे माफ़ी मांगते हैं, इसको कहते हैं कि हाँ एक दूसरे को वो बहुत लाइक करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो जो नहीद है चूड़ी की बच्ची, वो क्या कहती है कि भाई तेरे जैसे बंदे के साथ मेरी कहाँ से सेटिंग होनी थी। इस बात पे लोगों ने कहाँ बिलीव करना था, कि मतलब अच्छे अंदाज में ही कह रही होती है कि हाँ मैंने लोगों को क्लैरिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि लोग तो ये दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारा मेरा भी कोई चक्कर हो सकता है। परिजात को ये बात बहुत बुरे तरीके से हर्ट करती है कि हाँ चूंकि ये बहुत खूबसूरत है और मैं ऐसे में बदसूरत, तो मेरा इसका चक्कर कहाँ चलना था, इसलिए लोगों ने शक तो करना नहीं था। इसकी इज्जत बन गई और मुझे बदनाम कर दी, क्योंकि अगर शोके का भी जिक्र होता तो लड़की यहाँ पर नहीद भी बदनाम हो सकती थी। परिजात इस दुख के बाद यहाँ पर जाता है सीधा स्टेशन पे और जाकर मेरे ख्याल से शायद करने लगता है खुदकुशी। तो ऐसे में इसका यूनिवर्सिटी का एक दोस्त मिलता है और उसको ये कहता है कि तू खुद को क्यों इतनी ज़्यादा अजियत दे रहा है, तुझे क्या पता कि तेरे लफ्ज़ों में कितनी जान है। वो एकदम तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। यूनिवर्सिटी के लोग भी चूँकि हमेशा से उसका मजाक बनाते हैं, उसकी लुक्स का मजाक बनाते हैं, लेकिन ये दोस्त उसको मोटिवेट करता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए और उसे कुछ ना कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे बाहर की दुनिया को आग लग जाए। इसकी फीलिंग्स लोगों को इसकी राइटिंग के ज़रिए पता चलें कि ये क्या सोचता है। फिर देखते ही देखते परिजात डिफरेंट सेमिनार्स में हिस्सा लेता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने अपनी शेर व शायरी, और सबसे बढ़ के यहाँ पर एक आरजे को इंटरव्यू भी शायद ये खुद जाकर देगा या फ़ोन पर देगा, जिसके बाद वो जो आरजे है वो भी इसकी फ़ैन हो जाएगी। आरजे यहाँ पर दिखाएगा यमुना ज़ैदी को। अब ये ड्रामे के इस पॉइंट पे आता है या बहुत आगे जाके, ये भैया हम ड्रामे के अंदर ही देखेंगे। अब ड्रामे के अंदर आपको इस पॉइंट के ऊपर एक लड़की दिखाई जाएगी। वो लड़की ये यमुना ज़ैदी भी हो सकती है या और जो 4 कैरेक्टर्स आपको आगे से दिखाई जाएंगे उनमें से भी कोई एक, लेकिन कनेक्शन ये बनेगा कि जब ये यूनिवर्सिटी में इतना फेमस हो रहा था तो इसको उस लड़की से और लड़की को भी इससे प्यार हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट ये हो जाती है कि लड़की के जो वालिदैन हैं वो इसकी शादी इसलिए नहीं करवाएंगे परिजात के साथ क्योंकि भैया बेशक वो जितनी मर्जी अच्छी बातें करता है लेकिन जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं। ऐसे में तो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई लड़का चाहे दिखने में जैसा भी हो लेकिन पैसा खुला होना चाहिए। अब परिजात के लिए दूसरा बहुत बड़ा धचका था, जहाँ पर एक्चुअली में दोनों लाइक करते थे, लेकिन उस लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी शादी किसी अमीरजादे के साथ करवा देंगे, जिसके बाद परिजात को इस बात का एहसास होगा कि इस दुनिया के अंदर अगर आपने कुछ हासिल करना है तो आपकी जेब में रोकड़ा होना चाहिए, जिसको हम पैसा बोलते हैं। नहीद की बात जब पक्की होती है वाजिद के साथ तो यहाँ पर वो दोनों तो खुश होते हैं, लेकिन नहीद की बहन इस बात को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर चुकी थी कि यहाँ पर नहीं है कसूरवार। परिजात अपनी बहन को क्लियर करने की कोशिश करती है और जिस तरह से नहीद की शादी की खबर परिजात को हर्ट कर रही है, ये बात नहीद की बहन बहुत अच्छे से समझ सकती है और वो इसको क्लियर भी करेगी कि परिजात तुमसे मोहब्बत करते हैं या वो तुम्हें लाइक करते हैं। जिसके बाद नहीद भी ग्रेजुअली थोड़ा सा आप कह लो कि चूंकि उसकी उर्दू को बहुत लाइक करती थी और फिर उसकी बातों को रिकॉल करेगी तो उससे भी कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बट दिस इज़ द बिगनिंग। परिजात को जब शायरी के बाद पैसे का जुनून चढ़ता है तो यहाँ पर वो हार्ड वर्किंग से स्टार्ट लेता है, वेल्डिंग की शॉप पे जाके करता है रोज़ाना काम, और वेल्डिंग का जो बंदा होता है जो कि उसका मास्टर होता है, कभी वो किसी टाइम इसको सुन लेता है शेरो शायरी करते हैं, क्योंकि एक अंदर का जुनून तो है, शौक़ तो है। जैसे ही वो इसकी शेरो शायरी को सुनता है तो वो इसको सजेस्ट करता है कि ये इस चीज़ को कैश करे
ना कि वेल्डिंग के काम पे ये क्या बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिस मोहल्ले में रह के ये भैया वहाँ पर वेल्डिंग का काम कर रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़की आपको दिखाई जाएगी बड़ी डैशिंग किस्म की, कराटे शराटे ये लड़की करती है और साथ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तंग करती है। स्टार्ट में जैसे बच्चों के साथ खेल रही है तो बॉल लग जाती है परीज़ात को, और बहुत जगह पर जब इसको डिग्रेड करने के बाद इस चीज़ का एहसास होता है कि यार ये बंदा तो बड़ा शरीफ है, ये बिल्कुल भी मेरे आगे भौंकता नहीं है, मतलब ऐसे में बोलता नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगी, उससे प्यार करना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्ती में कहेगी उसको कि ऐसे उसको इसी के साथ करनी है शादी, लेकिन परीज़ात कुछ बनना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता है, जिसकी वजह से अपने मास्टर को बार बार कहेगा कि वो जाना चाहता है अब्रॉड, दुबई या मतलब कहीं किसी मुल्क का भी नाम ले सकता है, कभी मुझे वहाँ जाना है, मुझे पैसा कमाना है। लेकिन इसका जो उस्ताद है वो ये कहेगा कि मेरे पास एक साहब आते हैं, बहुत ही अमीर साहब, जिनकी गाड़ी को मैं ठीक करता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें पसंद करेंगे, क्योंकि उनको एक बड़ा डिटर्मन और एक ऐसा बंदा चाहिए जो सिर्फ असूल पसंद हो और उनकी बात माने। मैं तुम्हें अगर उनके पास नौकरी पे लगवाऊंगा तो हो सकता है कि वो तुम्हारी किसी बात से इम्प्रेस होके तुम्हें बाहर जाने का भी चांस दे दें। फिर परीज़ात का उस्ताद उसको ये कहेगा कि जैसी उस साहब की गाड़ी आएगी मेरे पास ठीक करने के लिए, जस्ट ऑब्जर्विंग, तो मैं उस टाइम उनसे तुम्हारे बारे में बात करूँ। देखते ही देखते आपको दिखाया जाएगा कि परीज़ात का चांस बन जाएगा उस साहब से मिलने का, यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन करवाने का। फ़ौरन से बिना कोई मौका ज़ाया किए ये उसके शहर में चला जाएगा, जो कि हो सकता है एक्सपेक्टेडली कि वो बंदा कराची शहर में रहता है एक बहुत बड़े बंगले में। अब यहाँ पर जब वो जाएगा ट्रेन में, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो ये जो कराटे वाली लड़की है बेचारी उसके पीछे भागती फिरेगी, लेकिन परीज़ात निकल चुका होगा। जब परीज़ात उस बड़े साहब के घर में जाएगा तो वो बड़ा साहब इसको नौकरी क्या देगा कि ऐसे में वो ये चाहता था कि एक बड़ा ईमानदार और बड़ा सीधा साधा सा बंदा ये नौकरी करे, क्योंकि नौकरी है ही ऐसी। नौकरी ये है कि भैया वो जो अमीर ज़्यादा है, वो जो बड़ा साहब है, उसकी जो बीवी है वो दिखने में बड़ी खूबसूरत है, जिसकी उसे बहुत टेंशन है। वो ये समझता है कि शायद उसकी बीवी उसको चीट करती है, जो उसे धोखा कभी देगी, जिसकी वजह से इसकी नौकरी ये लगेगी कि भाई तूने सिर्फ नज़र रखनी है मेरी बीवी के ऊपर, इस चीज़ को देखना है कि कहीं ये मुझे चीट तो नहीं करती, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, बस पल पल की तूने मुझे रिपोर्ट्स देनी है। वो कहेगा ठीक है। अब ये वहाँ पर उसके घर में रह रहा है, डेफिनेटली जॉब तो कोई ऐसी ख़ास नहीं है, सिर्फ नज़र ही रखनी है। तो स्पेयर टाइम में अक्सर उसके वायलिन को बजा लेता है, कभी बैठ के कुछ ऐसा कर रहा है कि अपनी शेर व शायरी की कुछ थोड़ी बहुत बुक्स को रीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो बीवी होगी वो ये सुन लेगी, वो ये देख लेगी कि ये बंदा कुछ अच्छा बोलता है, ये कुछ अच्छा लिखता है, जिसके बाद ये बात नोट कर लेगा वो बड़ा साहब। वो बड़ा साहब इसको ये कहेगा कि ऐसे में अगर ये अपनी सारी शेर व शायरी उसको बेच दे तो ये उसको ठीक ठाक पैसा देगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहता है कि मैं भी कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकूँ। तो यहाँ पर परीज़ात सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ठीक ठाक पैसा मिले ताकि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ दुबई या किसी भी दूसरे बड़े शहर में। आई जस्ट वांना बी अ मिलियनर। सो ये परीज़ात की जब रिक्वेस्ट होती है तो आगे से वह हंस के कहता है कि तुम्हारे जो अल्फाज हैं, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना खुला पैसा ज़रूर दूंगा। अब हो सकता है कि इस पॉइंट पर जब वो इसको पैसा दे दे या भी देने वाला हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो कि इसकी वाइफ निकल पड़ी है किसी दूसरे के चक्कर में। ये जब उसको फॉलो करेगा, देखेगा कि भैया यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, तो ये इन्फॉर्म कर देगा सेठ को कि आपकी वाइफ को मैंने साहिल पर देखा था। अब जब ऐसी बात करेगा इसकी वाइफ के ख़िलाफ़ तो डेफिनेटली अपनी तो ये जॉब कर रहा है, लेकिन वाइफ से ये चीज़ बेयर नहीं होगी। इसकी वाइफ भी फिर क्या करेगी कि उसको जॉब से निकलवाने के लिए या इसको घर से निकलवाने के लिए इस पर काउंटर एलिगेशन लगा देगी, कोई ऐसी चाल चलाएगी इस पर, या कह लो कि हो सकता है कि दोबारा से अपने बंदे के साथ जब भाग रही होगी और एंड टाइम पर जब इसकी वाइफ पकड़ी जाएगी तो परीज़ात के भोलेपन और मासूमियत से फ़ायदा उठाते हुए भरी महफिल में सबके सामने, मतलब उसके सारे बंदों के सामने, ये औरत ये कहेगी कि एक्चुअली में तुम्हारा ये जो बंदा है ये गरदार है या ये मुझे भगा के लेके जा रहा था, कि मतलब कुछ भी उसके बारे में जब ये गलत बोलेगी तो उसका जो आदमी है वो इसको दे के लगाएगा एक, यहाँ पर इसको जान से मारने लगेंगे तो पूछेगा पहले वो बॉस उससे कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। और ये आगे से हमेशा की तरह शायराना अंदाज में कि मेरे मरने के बाद या मुझे मारने के बाद मुझे मस्त कर देना। यहाँ पर ये चीज़ देख के इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगी कि मतलब मैं तो ये समझी थी कि ये काउंटर एलिगेशन करेगा,
देगा या कुछ भी ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं गलत हूँ, लेकिन इसने तो अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मेरी इज्जत की खातर तो इसको गोली मारने से पहले फ़ौरन से उसकी वाइफ चीख पड़ेगी और कहेगी कि नहीं इसको मत मारो, इसको माफ़ कर दो, या मतलब जो भी रीज़न है। अब वो जो सेठ है वो चूंकि अपनी वाइफ की बहुत सुनता है तो इसकी जान बख्शी जाएगी। जब इसकी जान बख्शी जाएगी तो यहाँ पर उसकी वाइफ बाद में उसको ठीक ठाक पैसा देना चाह रही होगी कि ये लो ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन परीज़ात वो इनाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि वो लफ्ज़ों का सौदागर लफ्ज़ों को बेचता ज़रूर है, लेकिन वो अपने ईमान को नहीं बेचता। अगर उसे कोई वो चीज़ दे सकती है तो उसकी वो रिस्पेक्ट उसको वापस ला के दे, जो रिस्पेक्ट उसकी सेठ साहब के सामने थी। ये बात शुरू में तो उसकी बीवी को बहुत ही ज़्यादा चुभेगी, लेकिन क्या करे, आखिर वो भी कहीं ना कहीं इसको लाइक करना शुरू हो जाती है, या इसके प्यार में आप कह लो कि शायद इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ये सच बता देगी कि आखिरकार वो कसूरवार थी, ना कि परीज़ात। अब परीज़ात को इतना ज़्यादा धचका जब उसने दिया, सेठ ने इतना तजलील किया, तो उसके दिल में मज़ीद प्यार आया, मज़ीद आप कह लो कि सिंपैथी है, जिसकी वजह से उसने पूछा कि अब तू बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने खुल के पैसा मांगा। जब इसने खुल के पैसा मांगा तो यहाँ पर वो पैसा लेके परीज़ात वहाँ से निकल गया, लेकिन वाइफ उसकी इसके प्यार में इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि इसको ये कहना शुरू कर दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग परीज़ात उस खूबसूरत लड़की यानी कि उस सेठ की बीवी को भी छोड़ के आ गया। अब परीज़ात क्या करता है कि सारे पैसे को इन्वेस्ट करता है शायद कहीं बाहर किसी मुल्क में जाकर या पाकिस्तान में, जिसके बाद जिस तरह से एग्जैक्टली हमारे पास मेरे पास तुमों में दानिश एकदम से अमीर हो जाता है, वैसे ये बंदा आगे जाके बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला है। इसके बाद जब ढेर सारा पैसा आएगा तो ये वापस आएगा अपने गाँव में, आके देखेगा कि इसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी होगी कि इसके लिए बाकायदा एक फंक्शन अरेंज किया होगा किसी बड़े बिजनेसमैन ने। अब होगा ये कि जब इस बड़े बिजनेसमैन के पास आने लगेगा तो इसको हॉस्पिटैलिटी देने के लिए, मतलब जो इसकी कन्वेंस होगी, जिसके ऊपर भी या जिस बग्गी में भी आ रहा होगा, वहाँ पर जो गार्ड होगा इसका जो रखवाला होगा वो कौन होगा? वाजिद। अब वाजिद जो कि इसकी फर्स्ट लवर का हस्बैंड है, वो इसको देख के हैरान हो जाएगा कि क्या ये वही परीज़ात है कि मतलब जिसको ना देखने को दिल करता था, ना जिसकी जेब में होती थी एक फूटी कोड़ी, आज इतने बड़े फंक्शन में मैं इसका गार्ड हूँ। जस्ट ऑब्जर्विंग कि शायद कुछ ऐसा हो। परीज़ात उस बड़े फंक्शन के अंदर यहाँ पर अगेन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलेगा। वो खूबसूरत लड़की फ़ौरन से इसको देख के अट्रैक्ट हो जाएगी, इसमें अपना इंटरेस्ट शो कराएगी। परीज़ात को फिर से लगेगा शायद उससे कोई सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस लड़की को भी ये कहते सुन लेगा कि मुझे तो उस बंदे की शक्ल से भी नफ़रत है, लेकिन उसके बाद जितना पैसा है वो मेरे लाइफ स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन रखेगा। तो मतलब ये जो चीज़ परीज़ात जब सुनेगा तो वो उस लड़की से मिलेगा और कहेगा कि काश जिस तरह प्यार अंधा होता है, वैसे ही जिससे हम प्यार करते काश वो भी अंधा होता। जब ये बात वो उस लड़की से करेगा तो उस लड़की को फ़ौरन से एहसास होगा कि उसने एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी थी, बहुत ही बुरे तरीके से उसको जलील किया, और वो जो जलील उसने किया वो कहीं ना कहीं परीज़ात को पता चल गई और इस बात पे वो काफ़ी शर्मिंदा होगी। लेकिन परीज़ात का फिर प्यार से बिल्कुल यकीन उठ जाएगा। उसको ये लगेगा कि शायद लोग इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ों के पीछे भागते हैं, या हुस्न के पीछे भागते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं। ऐसे में परीज़ात अपना सब कुछ जो उसने अर्न किया होगा उसको गवा देगा। हो सकता है किसी चैरिटी में दे दे, या हो सकता है कि किसी भी तरीके से बस अपनी बहन के नाम सारी दौलत लगा दे। कुछ भी वो करेगा, लेकिन वो अपनी सारी दौलत छोड़ के दोबारा से फिर से एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ेगा जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। वो सिर्फ दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आखिर उसकी यहाँ पर क्या वैल्यू है। लेकिन इसी टाइम के अंदर वो कुछ ऐसा लिख जाएगा और उसकी लिखाई में इतना दर्द होगा जो कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल के तौर पे सामने आएगी चीज़। वो ये बात लिखेगा कि मैं चाहता था कि लोग मुझसे प्यार करें, लेकिन लोगों ने मेरे पैसे और मेरे लफ्ज़ों से मोहब्बत की। मैं चाहता था कि लोग मुझे प्यार की निगाह से देखें, लेकिन लोगों ने हमेशा हिकारत से देखा। इस दुनिया में सिर्फ मतलब परस्त लोग हैं या आपकी ज़ाहरी खूबसूरती से इम्प्रेस होने वाले। मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं बनती। इस तरह की कुछ दर्दनाक बातें लिख के वो क्या करेगा? सुसाइड। अब आप लोग कहोगे कि हमेशा की तरह मेन कैरेक्टर को ये बंदा मार देता है, लेकिन भैया इस ड्रामे के अंदर 95% मतलब मुझे इस बात का बिलीव है कि परीज़ात एंड पे मर जाएगा, क्योंकि जब वो मरेगा ना तब भी शायद मेरे ख्याल से एक ऐसा मैसेज जाए कि हाँ, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं जो कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती देख रहे होते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि भैया ये मेरे साथ उठता बैठता अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे में इसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ऐसे लोग
प्यार के हकदार भी नहीं हैं, या अगर कोई बदसूरत है तो वो किसी खूबसूरत चीज़ को पसंद नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी की रियलिटी है, लेकिन आपको इस ड्रामे के अंदर यही बताने की और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। मेरे अकॉर्डिंग भैया स्टोरी कुछ ऐसी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने आपको स्टोरी बताई एग्जैक्टली वैसी ही एपिसोड्स चलेंगी। मैंने आपको परिज़ाद ड्रामे का ना करक्स बताया, मैंने आपको बताया कि स्टोरी का फ्लो कैसा होगा, आपको ड्रामे के अंदर कौन कौन से ख़ास और ऐसे सीन्स दिखाए जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होंगे, जो कि शायद मैं आपको इस कंप्लीट रिव्यू के अंदर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इसके अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि रक्स बिस्मिल में की गई ना की गई तो भैया ये ड्रामा एक अपना रिकॉर्ड बना सकता है। मैंने इस ड्रामे की पहली 2 एपिसोड्स देखी है, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन आपने